रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी ये चैप्टर है, ये सेल साइकिल के मतलब है, पांचवा चैप्टर है का नाम है सेल साइकिल। इससे शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं, जिंदगी की सबसे बुनियादी खुशियाँ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का होता है, री मतलब है दोबारा, प्रोडक्शन पैदा होना, किस चीज का दोबारा पैदा होना। यानी कि अमले तौलीद है, जिस तरीके से नए जानदार पैदा होते हैं वो खुशियत जिंदगी थी। रिप्रोडक्शन का अमल जानदारों की तंदीह के मुख्तलिफ दर्जात पर होता है। यानी कि जो अपने जैसे जानदार पैदा करता है वो मुख्तलिफ तंदीह में मुख्तलिफ जानदारों की इकसाम में मुख्तलिफ तरीके उनके दर्जे होते हैं। एक सेल के हिस्से जैसे कि क्रोमोसोम नए क्रोमोसोम बनाते हैं, जैसे क्रोमोसोम से नए क्रोमोसोम बनते हैं, जैसे सेल से नए सेल पैदा करते हैं, सेल नए सेल पैदा करता है। मुकम्मल जानदार भी अपनी जैसी औलाद पैदा करते हैं। देखिए जानदारों के भी आगे औलाद होती है और बच्चे पैदा करते हैं, ये रिप्रोडक्शन है। अगर हम बाब वन से याद करें तो हमारे ध्यान में रडोल्फ वर्चू आएगा। इसने एक काम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल तजवीज़ किया, एक असूल बताया था। उसने कहा था कि तमाम सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। ये असूल या प्रिंसिपल हमें बताता है कि जिंदगी के तसलसल जिसमें रिप्रोडक्शन के तमाम पहलू शामिल हैं की बुनियाद सेल की रिप्रोडक्शन पर ही, यानी कि इसकी इब्तिदा जो है पहले सेल अपने जैसे सेल पैदा करता है, फिर आगे से जानदार अपने जैसे जानदार पैदा की इब्तिदा जो है इसकी सेल है। सेल की रिप्रोडक्शन को आमतौर पर हम सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। सेल की जो रिप्रोडक्शन हम इसे जानते हैं कि सेल की तकसीम किस तरह होती है। सेल डिवीजन, डिवीजन मतलब तकसीम करना। और ये हमारे सेल की तमाम जिंदगी यानी सेल साइकिल का के साथ ये सेल किस तरह बनता है, आगे क्या होता है, क्या तकसीम होता है, इसकी पूरी इसे सेल साइकिल कहते हैं। आगे सेल साइकिल की तारीफ पढ़ते हैं। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल से मुराद इन तमाम वाकयात का सिलसिला है जिनमें एक सेल पैदा होने से लेकर माइटोसिस के जरिए नए सेल बनाता है। ठीक है, सेल साइकिल के दो बड़े मराहल से गुजरता है। इन्हें जो पहला मरला है इसे बोलते हैं इंटरफेस और दूसरा है माइटोनिक फेस या एम फेस है। माइटोनिक फेस सेल साइकिल का एक मुख्तार मरला होता है, यानी कि इसमें जो बनता है सेल, ये मुख्तार जो मरला होता है माइटोनिक फेस होता है, और एक लंबे इंटरफेस के साथ अदल बदल कर आता है। जो लंबा इसका वक्फा मरला होता है, इंटरफेस होता है, उसके बाद अदल बदल कर आता है, जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करते हैं, यानी सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है, नया सेल बनता है। इंटरफेस के दौरान सेल की मेटाबॉलिक सरगर्मियां रुझ पाती हैं, ये उसके अंदर तोड़ फोड़ होती है, उसे मेटाबॉलिक कहते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, और वो ज्यादातर अपने फाल सर अंजाम दे रहा होता है। इसमें इंटरफेस को हम तीन मराहल में तकसीम किया जाता है। पहला फेज है G1 फेज, दूसरा है एस फेज सिंथेसिस जिसमें तैयारी होती है, और दूसरा है फेज 2 दूसरा फलाह गया। मिसाल तौर पर इंटरफेस का दौरानिया मुकम्मल सेल के साइकिल के दौरानिया 9% तक मोहित होता है। इनका टोटल जितना दौरानिया है उसका 90% जो है इंटरफेस पर मुश्तमिल होता है। आगे G1 फेज पर, G1 फेज क्या होता है? पैदा होने के बाद एक साइकिल सेल अपना साइकिल सेल जी फेज से शुरू करता है। जब एक सेल बन जाता है, पैदा होता है, तो फिर अपना जो उसका साइकिल या जिंदगी स्टार्ट करता है G1 फेज से शुरू करता है। इस मरहले के दौरान सेल अपने लिए प्रोटीन की फ्राहमी बनाता है, यानी उसमें प्रोटीन की तरसील ज़्यादा होती है, और अपने कई ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम की तादाद बढ़ाता है। इसमें ऑर्गेनेल की तादाद बढ़ाता है और साइज में भी बढ़ता है। इस मरहले की और पहचान ऐसे एंजाइम की तैयारी है जो अगले मरहले यानी एस फेज में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है, यानी क्रोमोसोम की नकल के लिए जरूरी डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट से लफ्ज निकला है। यानी कि अपनी जैसी चीजें तैयार करना। आगे एस फेज, इस मरहले में सेल अपने क्रोमोसोम की कॉपियां तैयार करता है, यानी जिस तरह क्रोमोसोम उस तरह और क्रोमोसोम बनाता है, डुप्लीकेट बनाता है। इसके नतीजे मार्ग
क्रोमोसोम के बाद 2 सिस्टर क्रोमाइट होते हैं, जिनको तकसीम से जो बनते हैं क्रोमाइट होते हैं। इस मरहले में सेल 2 प्रोटीन तैयार करता है जो माइटोसिस खास तौर पर स्पेंडल फाइबर बनाने के लिए जरूरी होती है। फाइबर दाखिल होते हैं इस तरह। इंटरफेस की G2 फेज के बाद सेल डिवीजन फेज में दाखिल होता है, यानी इसके बाद सेल डिवीजन फेज में दाखिल होता है। डिवीजन फेज की पहचान, यानी जिसमें तकसीम की पहचान क्या है, पहचान माइटोसिस है। माइटोसिस जिसमें सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाए, यानी कि 2 हिस्सों में सेल तकसीम हो जाए, माइटोसिस के लिए। ऐसे सेल जिन्होंने मुश्किल या आर्जी तौर पर तकसीम का अमल रोक दिया हो, इन्हें ख्वाबिदगी की हालत में समझा जाता है। यानी जो उसके बाद तकसीम ना हो रहे हो, समझे कि वो ख्वाबिदगी ना तकसीम होने की हालत में पहुंच जाते हैं, समझी जाती है। इनकी जिंदगी का पहला मरला G0 फेज कहलाता है। G2 फेज के दौरान प्रोटीन की तैयारी का रुकना सेल को माइटोसिस के मरहले में दाखिल होने से रोकता है। जी फेज दौरान अगर प्रोटीन को तैयार नहीं करता तो समझे को वो माइटोसिस के मरहले में दाखिल नहीं हो रहा। आगे 0 फेज क्या होता है? मल्टी सेलुलर, यानी कि एक से ज्यादा सेल वाले यूकैरियोटिक्स में सेल G0 फेज में दाखिल होते हैं और तकसीम होना रोक देते हैं, यानी उसके बाद तकसीम नहीं होते। कुछ सेल ऐसी हालत में गैर मुन्ना मुद्दों तक रहते हैं, जैसे नर्व सेल। नर्व के सेल काफी देर तक इसी हालत में रहते हैं, आगे तकसीम नहीं होते। कुछ सेल इस फेज में नी मुस्तकिल तौर पर दाखिल होते हैं, आर्जी तौर पर दाखिल होते हैं, जैसे कि जिगर और गुर्दे के चंद सेल। इसी तरह कई सेल जैसे कि इपिथेलियल सेल कभी भी जी फेज में दाखिल नहीं होते, वो इसमें दाखिल नहीं होते, यानी वो तकसीम उनकी कभी रुकती नहीं है, तकसीम होते रहते हैं। जंदार की तमाम जिंदगी के दौरान सेल तकसीम होते रहते हैं। सेल साइकिल के वाक़यात बाकायदा मखसूस हिम्मत में होते हैं, लेकिन तरतीब उनकी एक रहती है, बेतरतीब नहीं होते हैं। तमाम मराहल मखसूस तरतीब के साथ वकूफ होते हैं। सेल साइकिल को मुखालिफ सीमों में चलाना मुमकिन है, नामुमकिन, यानी कि एक तरीके से होता है। पहला सेल तकसीम होता है, इसमें जो भी मरले होते हैं वही मरले दोबारा रहती है, ये नहीं कि एक मरला उसने छोड़ दिया फिर दोबारा अपना लिया, नहीं होता, वो एक तरतीब में रहते हैं। जैसे शक्ल में देखें यूकैरियोटिक सेल का सेल साइकिल, एम फेस सेल डिवीजन है, G1 फेस है पहला, प्रोटीन की तैयारी, ऑर्गन की तैयारी, सेल साइज में इजाफा होता है। एस फेस है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन, साइज में इजाफा होता है। G2 फेज है, साइज में इजाफा, माइटोसिस के लिए जरूरी प्रोटीन की तैयारी। एम फेस सेल डिवीजन है। आगे माइटोसिस समझते हैं, माइटोसिस क्या होता है? पहले बताते कि ये नोट्स में लिखे, जंदार का जिस्म बनाने वाले सेल सोमैटिक सेल कहलाते हैं, जिससे जंदार बनता है, जबकि गैमेटिक को बनाने वाले सेल को जर्म लाइन सेल कहते हैं। सोमैटिक सेल माइटोसिस, जबकि जर्म लाइन सेल मियोसिस से गुजरते हैं। ठीक है, माइटोसिस को पढ़ते हैं। 1880 की दहाई में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वल्टर फ्लेमिंग ने मुशाहिदा किया कि एक तकसीम होने पर सेल में न्यूक्लियस तब्दीलियों के साथ गुजरता है, कि जो सेल तकसीम हो रहा होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें भी तब्दीलियां होती हैं, जिसे इसने माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस एक सेल डिवीजन है, यानी माइटोसिस एक जिसमें सेल तकसीम हो रहा होता है, जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम होता है, यानी कि ये जो अमल है जी, माइटोसिस वो अमल होता है जिसमें एक सेल 2 हिस्सों, उसे बोलते हैं 2 डॉटर सेल में तकसीम होता है। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम कितनी होती है जितनी के पेरेंट सेल में होती है, यानी उससे जो बनता है सेल, जो नया सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम की तादाद इतनी होती है, जो सोल सेल है जिसे वो तकसीम होता है उसकी बराबर होती है क्रोमोसोम की तादाद। माइटोसिस सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में होती है। अगर मल्टी सेलुलर जानदारों में माइटोसिस इनके सोमैटिक सेल में होती है, जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें सोमैटिक में होती है। यूकेरियोटिक सेल में माइटोसिस की तरह सेल डिवीजन से गुजरते हैं, कई तरह सेल डिवीजन से गुजरते हैं, जैसे बाइनरी फिशन कहते हैं। इस तकसीम को माइटोसिस नहीं कहा जा सकता, क्यों?
अगर माइटोसिस के मराइल, माइटोसिस के कितने मराइल हैं? माइटोसिस का अमल बहुत पेचीदा होने के साथ बहुत बाकायदा भी है। इसके दो बड़े मराइल यानी न्यूक्लियस की तकसीम जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म की तहजीब जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की तकसीम ये दो मुख्तलिफ शब्द हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकिनाइसिस। आगे पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस। सेल की डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस मजीद 4 मराइल हैं। ये मराइल क्या हैं? ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहलाते हैं। पहले हम प्रोफेज को बनते हैं। ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस की तकसीम किस तरह होती है? आम हालात में न्यूक्लियस में मौजूद विरासती मादे टीले और बारीक धागों की शक्ल में होते हैं। उन धागों को क्या कहते हैं? जिसे क्रोमाइट कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्रोमाइटन, इसे क्रोमाइटन कहते हैं। प्रोफेज के बाद में क्रोमाइटन सिकुड़कर मोटा हो जाता है, सिकुड़ता है, मोटा हो जाता है, बहुत ही बाकायदा किस्म की साख्तों में तब्दील हो जाता है। इन बनावट उसकी मुख्तलिफ हो जाती है, बाकायदा किस्म की होती है, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। इन क्रोमोसोम में बदल जाता है क्योंकि विरासती मादा पहले ही एस फेज में डुप्लीकेट कर चुका होता है। इसे हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमाइट होते हैं जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। हर क्रोमोसोम के सेंटर पर एक काइनेटोकोर होता है। प्रोटीन से बनी ये पेचीदा साख्त वो मुकाम है जहाँ स्पाइंडल फाइबर जुड़े होते हैं। पिछले बाब 4 से याद कर न्यूक्लियस से करीब 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जिनको मजमूई तौर पर एक सेंट्रोसोम कहते हैं। हर सेंट्रियोल 2 में तकसीम होता है और एक इस तरह 2 डॉटर सेंट्रोसोम बन जाते हैं। दोनों सेंट्रोसोम सेल के मुखालिफ कुतुबैन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ वो साइटोप्लाज्म में पेरीट्यूबुलेंट प्रोटीन को जोड़कर माइक्रोट्यूबुलिन बनाते हैं। इस तरह बनने वाली माइक्रोट्यूबुलिन को स्पाइंडल फाइबर कहते हैं। सेल में बनने वाले स्पाइंडल फाइबर के मुकम्मल सेटअप को माइटोनिक स्पाइंडल कहते हैं। इस वक्त तक सेल का न्यूक्लियोसिस और न्यूक्लियो एनवेलप टूट चुके होते हैं, स्पाइंडल फाइबर के मरकज में जगह बना चुके होते हैं। प्रोकैरियोट्स से मुनासिब न्यूक्लियस नहीं होता और डिवीजन के दौरान स्पाइंडल भी नहीं बनाते। ये वजह इनमें होने वाली डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहते कैरियोटिक्स में। आगे कहते हैं पौधों के सेल में जहां मरकज में बड़ा वैक्यूल होता है, प्रोफेज पहले न्यूक्लियस को सेल के मरकज में आना पड़ता है। पौधों के सेल में सेंट्रियोल्स भी नहीं होते, इसलिए ट्यूबुलेंट प्रोटीन न्यूक्लियो एनवेलप की सतह पर खुद ही इकट्ठी होकर स्पाइंडल फाइबर बनाती हैं। स्पाइंडल फाइबर धागे नुमा होते हैं। आगे मेटाफेज है। जब स्पाइंडल फाइबर काफी हद तक लंबे हो चुके हैं तो चंद स्पाइंडल फाइबर जिन्हें काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं। हर क्रोमोसोम के साथ मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले 2 काइनेटोकोर फाइबर जुड़े होते हैं। क्रोमोसोम अपने आप को सेल के खत्ते इस्तिवा इक्वेटर में तरतीब देते हैं। इस तरह एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। बहुत से दूसरे फाइबर यानी नॉन काइनेटोकोर फाइबर मुख्तलिफ सिमत वाले अपने जैसे फाइबर के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद एनाफेज। जब एक काइनेटोकोर स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर के साथ जुड़ा होता है तो ये इस सेंट्रोसोम की तरफ खींचना शुरू करता है, जिससे कि ये स्पाइंडल खुद निकला था। खिंचाव की ये कुव्वत क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाइट को तकसीम कर देती है और वो अलग हो जाती है। ये
सिस्टर क्रोमाइड अब सिस्टर क्रोमोसोम है, ठीक है, और अपनी तरफ वाले सेंट्रोसोम की तरफ खींचे चले जाते हैं। दूसरे स्पाइनल फाइबर यानी नॉन काइनेटोकोर फाइबर भी लंबे हो जाते हैं। एनाफाइज के इख्तिताम पर सेल क्रोमोसोम की एक जैसी कापियों को मुख्तलिफ कुतुबैन पर दो ग्रुप्स में अलग करने में कामयाब हो चुका होता है। आगे टीलोफेज, ये मरला प्रोफेज का उल्टे है। अलग हो चुके क्रोमोसोम के दोनों सेट के गिर्द नया न्यूक्लियस एनवेलप बन जाता है। दोनों सेट के क्रोमोसोम जिनके गिर्द अब नए न्यूक्लियर एनवेलप बन चुके हैं, अब खुलकर दोबारा क्रोमाइड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह न्यूक्लियर डिवीजन मुकम्मल हो जाती है, लेकिन सेल डिवीजन को मुकम्मल होने के लिए अभी एक और मरहला गुजरता है। यहाँ तक कि न्यूक्लियस तो डिवीजन हो चुका है, उसको तकसीम हो जाए, लेकिन सेल भी मुकम्मल तकसीम नहीं हुआ है। आगे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की तकसीम, यानी इसमें आप साइटोप्लाज्म की तकसीम का जो मरहला है उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जानवर के सेल में साइटोकाइनेसिस एक अमल होता है जिसे बोलते हैं यानी क्लीवेज के जरिए होती है। इस जगह पर जहां मेटाफेज प्लेट हुआ करती थी, एक जुड़ी बन जाती है जिसे क्लेज फ्रो कहते हैं। ये जुड़ी दीर्घ गहरी हो जाती है, आखिरकार पेरेंट सेल को दो में तकसीम कर देती है। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर, ये देखिए, ये सिकुड़ने का अमल जारी रहता है स्पिंडल बनने तक। ये क्रोमाइड सिकुड़ता है और सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है। ये सेंट्रोसोम है और ये क्रोमाइड है, न्यूक्लियोसिस है। ये इंटरफेस है, ये प्रोफेस है, ये उनकी सारी, ये प्रोफेस है। न्यूक्लियर एनवेलप टूटता है, यानी एनवेलप क्या होता है, एक लिफाफा इसकी जल्दी से जिसे घेराव होता है वो टूट जाता है। ये माइटोसिस का सारा मरला है। ये प्रोफेस है, ये इनाफेस, इंटरफेस है। ये साइनोकाइनेसिस, सेल डॉटर सेल में बन जाए, ये दो हिस्सों में ये दो बन गई हैं। ये पहले न्यूक्लियोइड से जिसे बने हुए थे, यानी कि पहले प्रोफेस था, यहाँ से ये बना हुआ था, इसके बाद ये मीटाफेस बनता है, फिर आस्ता आस्ता ये देखें, ये यहाँ से आस्ता आस्ता ये चीज़ टूटना शुरू हो जाती है। भी आपको बताता हूँ कि किस तरह ये पहले से कंप्लीट था, ठीक है, फिर ये फिर इसके बाद ये चीज़ आती है, ये दरमियान में ये जो है, ये यहाँ से तकसीम होना शुरू होता है। ये वाली ये चीज़, ये सुर्ख है, ये 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 यहाँ से तकसीम होता है, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता ये खुलना जो होते हैं एनाफेस में, ये दरमियान से यहाँ तक, ठीक। यहाँ ये सेल अभी पूरा तकसीम हो जाए, सभी के न्यूक्लियस तकसीम होते हैं। ये जब न्यूक्लियस के हैं, ये दो न्यूक्लियस में सेल भी एक ही तकसीम, ये अब यहाँ सेल अब तकसीम हुआ, ये यहाँ ये न्यूक्लियस अब एक अलग है जो क्रोमाइड जो बनता है, सेंट्रोसोम है। ये यहाँ आता है, फिर ये यहाँ के बाहर दोबारा ये बनाता है, ये एक साइकिल बनता है। प्रोफेस, ये डॉटर सेल है, ये दो सेल बने हैं, ये यानी कि ये सेल वॉल थी, फिर ये सेल प्लेट है, इसके बाद ये तकसीम होती है। ये डॉटर सेल के साथ तकसीम होती है, यानी कि यहाँ से पहले ये था क्लीवेज फर्क थी, ये माइक्रोफिलामेंट का रंग ये आस्ता आस्ता इस तरह हो गया, फिर ये इसे ये टूट गई,
ये तो ये वाला था नहीं, ये पौधे का है, ये पौधे का है। और ये जानवर की है सेल, ये किस तरह बनना है ये वाला। पौधे के सेल में साइटोकाइनेसिस का अमल मुख्तलिफ होता है। गाल्जी अपरेटस से निकलने वाली छोटी थैलियां, इसे वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल सेल के दरमियान जमा होती हैं और वो आपस में जम होकर गठित होकर एक मेम्ब्रेन लिपटी हुई एक डिस्क बनाती है। ये डिस्क सेल प्लेट या रेगोप्लास्ट कहलाती है। सेल प्लेट बाहर की तरफ बढ़ती है और इसमें मजीद दो वैक्यूल्स में जम हो जाती है और आखिर सेल प्लेट की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती हैं और सेल प्लेट के अंदर का मवाद सेल वाल के साथ मिल जाता है। नतीजे में दो डॉटर सेल बन जाते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी सेल मेम्ब्रेन और अपनी सेल वाल होती है। आगे माइटोसिस की अहमियत क्या है? माइटोसिस की अहमियत दरअसल क्रोमोसोम की मुकर्रर सेट को कायम रखता है। क्रोमोसोम की दूसरे अल्फाज में हर डॉटर सेल जो क्रोमोसोम वसूल करता है वो अपनी कंपोजिशन और अपनी तादाद के लिहाज से पेरेंट सेल के क्रोमोसोम जैसे होते हैं। जानदार की जिंदगी में दर्ज वो मुकाम है जहां माइटोसिस होती है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बढ़ना, जानदारों ग्रोथ बड़ा होना, डेवलपमेंट तरक्की करना, यानी कि इसका जिस्म बड़ा होता है, फुलता फूलता नशोनुमा पाता है। जानदारों में सेल की तादाद माइटोसिस से बढ़ती है और एक सिंगल सेल यानी ज़ाइगोट से मल्टी सेलुलर जिस्म के बनने फिर भरपूर नशोनुमा बनाने की बुनियाद है। यानी कि ये देखिए, एक सेल है, यहाँ से जिनकी इब्तिदा हुई है, ये वाला एक सेल है, फिर इसे ये दो बने, दो से ये दो बने, इसे ये देखें कितने सेल बने, ये बहुत ज़्यादा बन गए। फिर इसके साथ देखें इसके साथ ये सेल कितने बहुत ज़्यादा तादाद में सेल है, छोटी छोटी नज़र आ रही हैं सेल है कितने हैं, बहुत ज़्यादा। फिर सेल से आखिर में ये बच्चा बनता है, बच्चा ये बहुत से मल्टी सेलुलर का बना होता है, यानी कि ज़ाइगोट से शुरू होता है। सेल की तब्दीली, सेल रिप्लेसमेंट तब्दील के साथ होते हैं। जिस्म के कुछ हिस्सों मसलन जिल्द और डाइजेस्टिव से सेल हमेशा होते हैं। डाइजेस्टिव यानी आदमी को नाली से हमेशा उतरते रहते हैं। जिल्द भी देखे ना, हमारे ऊपर से खुरदरापन उतर जाता है, जिल्द भी के भी छिलके उतरते हैं कि किस तरह होता है, ये रहते हैं, यानी कि तब्दील होते रहते हैं, उतरते रहते हैं। इनके बदले नए सेल आते हैं। नए सेल माइटोसिस से बनते हैं और यानी जो सेल बनता है माइटोसिस से बनता है, इसलिए वैसे ही होते हैं जैसे कि अलग होने वाले होते हैं। इनको अपने जैसे सेल बनाता है, यानी कि जिल्द के पहले सेल वो है, बाद में जिल्द की और उसी तरह के सेल ही बनते हैं। जिल्द की शक्ल तब्दील तो नहीं करती ना। ये तरह रेड ब्लड सेल की जिंदगी मुख्तार होती है। रेड सेल अगर खत्म होते हैं, नहीं बन जाते, और नए रेड सेल भी माइटोसिस से बनते हैं, लेकिन 4 माह बाद वो नए रेड ब्लड बन जाते हैं। रीजनरेशन, दोबारा बनना। चंद जानदार अपने जिस्म के हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं। नए सेल का अमल माइटोसिस से होता है। मिसाल के तौर पर सी स्टार माइटोसिस करके अपने खोए बाजू को दोबारा बना लेता है, यानी कि अगर ये सी स्टार है तो ये एक बाजू को टूट रहे तो ये माइटोसिस के जरिए अपने बाजू को दोबारा बना देता है। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? कुछ जानदार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल अमले तौलीद जो होता है के जरिए अपने ही जैसे जानदार पैदा करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिए भी माइटोसिस ही है। मिसाल के तौर पर हाइड्रा बुडिंग करता है, जो पौधों की ये बुड निकलते हैं,
जो कि एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस अमल के दौरान हाइड्रा के जिस्म की सतह पर सेल में माइटोसिस होती है और सेल का एक मजमू बनता है जिसे बुड्स कहलाते हैं। इस नहीं और डुस्ट निकलते हैं और दरख्तों से, उसे कहते हैं। बुड के सेल में माइटोसिस जारी रहती है, ये साइज में बढ़कर नया हाइड्रा बना लेती है। पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दौरान भी यही सेल डिवीजन होती है। पौधों में वेजिटेटिव प्रोडक्शन, हाइड्रा में बुडिंग। माइटोसिस में गलतियां क्या होती हैं? माइटोसिस को कंट्रोल करने में गलती से कैंसर हो सकता है। तमाम सेल में ऐसे जीन मौजूद होते हैं जो माइटोसिस के औकात और इसकी तादाद को कंट्रोल करते हैं। जारी बात है, तो कंट्रोल ना करें तो फिर कैंसर हो सकता है, तादाद ज्यादा बन जाए, अगले खत्म ना हो। बाद औकात सेल इनके जीन में तब्दीली है, म्यूटेशन हो जाती है, सेल तकसीम होना जारी रखते हैं। ये सेल की तकसीम ना रुके तो फिर वो कैंसर बनता है। सेल में तकसीम होना जारी रखते हैं, जिसके नतीजे में एबनॉर्मल सेल की ज्यादा अफजाइश से रसोलियां बन जाती हैं, जिन्हें ट्यूमर कहलाते हैं। जब ट्यूमर इस जगह पर हैं जहां बनते हैं, इन्हें B9 ट्यूमर कहते हैं। लेकिन अगर ट्यूमर दूसरी टिश्यू पर हमला करते हैं तो इन्हें मैलिग्नेंट और कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। ऐसे ट्यूमर जिस्म के दूसरे हिस्सों में कैंसर वाले सेल भेजते हैं, जहां नए ट्यूमर बन जाते हैं। इस अमल को मेटास्टेसिस यानी बीमारी का फैलना कहते हैं। सेल के मुख्तलिफ मराहिल में मौजूद सेल साइकिल। प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज। आगे मियोसिस क्या होता है? लफ्ज मियोसिस एक यूनानी लफ्ज मियोन से जिसके मानी छोटा करना। मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद को कम कर दिया जाता है, ये मियोसिस का मतलब है। मियोसिस वो मुद्दे जिसमें एक यूटिक डुप्लॉइड सेल तकसीम होता है, 4 अप्लाइड सेल, 4 अप्लाइड डॉटर सेल पैदा करता है। डुप्लॉइड से मुराद ऐसे सेल हैं जिनमें क्रोमोसोम जोड़ों होमोलोगस जोड़ी की शक्ल में होते हैं, जबकि अप्लाइड से मुराद ऐसे सेल हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। यानी क्रोमोसोम के जोड़े नहीं होते। मियोसिस के मराहिल। 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर वर्ग ने मियोसिस को दरियाफ्त किया, पहली मरतबा इसके मराहिल बयान की। मियोसिस की तैयारी के मराहिल वैसे ही जैसे माइटोसिस से पहले इंटरफेज होते हैं। यहाँ पर इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज होती है। इंटरफेज के बाद होने वाले दो बड़े मराहिल मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 में डुप्लॉइड सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो 2 अप्लाइड डॉटर सेल बन जाते हैं। मियोसिस वो मरला होता है जिसमें विरासती तगय्युर, ये जेनेटिक वेरिएशन पैदा होते हैं, तब्दीलियां, वेरिएशन होते हैं, तब्दीलियां जेनेटिक विरासत में जो आ रही होती हैं, चीज़ें जो मिलती हैं, यानी शक्ल है इंसान के इंसान से जैसी शक्ल है, आदात है, ये रंग है। मियोसिस 1 में 2 मराहिल यूकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हैं। मियोसिस 1 के कार्योटिक कॉन्सिस के मजीद मराहिल प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 है। प्रोफेज 1 ये मियोसिस का तवील तरीन मरला है। इसके दौरान क्रोमाटिन शुक्र का क्रोमोसोम बन जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम लंबाई के रुख में एक दूसरे से अलग होकर जोड़े बनाते हैं। इस अमल को
नाप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोम का हर जोड़ा बाइवैलेंट कहलाता है। हर बाइवैलेंट में चूंकि 4 क्रोमाइड होते हैं, इसलिए इसे टेट्राड भी कहा जाता है। होमोलॉग क्रोमोसोम के 2 नॉन सिस्टर क्रोमाइड अपनी लंबाई के साथ चंद मकाम पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े हुए मकमात को कियादमीटा कहते हैं। इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाइड आपस में अपने असूल का तबादला करते हैं। इस अमल को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, यानी जहाँ से वो तबादला करते हैं आपस में। क्रोमाइड के हिस्सों के तबादले का नतीजा जेनेटिक मालूमात में नए रिकम्बाइनेशन की शक्ल में निकलता है। क्रॉसिंग ओवर के बाद भी होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा बाइवैलेंट की शक्ल में रहता है। ये जब क्रॉसिंग होती है क्रोमाइड 2 और 3 के दरमियान कियामीटा और क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाइड, ये सिस्टर क्रोमाइड हैं और ये जब बनते क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाइड। क्रोमोसोम मिल सिकुड़ते हैं, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। सेंट्रियोल्स जो कि इंटरफेस में ही तादाद में दुगने हो चुके होते हैं, अब सेल के मुखालिफ कुतुबैन की तरफ जाते हैं और स्पाइनल फाइबर बनाते हैं। काइनेटोकोर स्पाइनल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ, जबकि दोनों जानों वाले नॉन काइनेटोकोर फाइबर एक दूसरे के साथ जुड़ी जाती हैं। दोनों जानब के 2 काइनेटोकोर स्पाइनल फाइबर क्रोमोसोम के एक होमोलोगस जोड़े के साथ जुड़े होते हैं। जब क्रोमाटोसिस, इसे हमने देखा है, काइनेटोस्पिंडल एक ही क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं। आगे मेटाफेज। होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े अपने आप को सेल के इक्वेटर पर तरतीब देते हैं। इस तरह मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। एनाफेज। काइनेटोकोर स्पाइनल फाइबर सिकुड़ काट छोटे होते हैं, जिसके नतीजे में हर जोड़े के क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर खींचते हैं। क्योंकि एक क्रोमोसोम एक कुतुबैन की तरफ खींचता है, इस तरह 2 अप्लाइड सेट बन जाते हैं। हर क्रोमोसोम के पास अभी भी 2 सिस्टर क्रोमाइड मौजूद होते हैं। टीलोफेज क्या होता है? क्रोमोसोम कुतुबैन पर पहुंच चुके होते हैं। हर कुतुब पर क्रोमोसोम की आधी तादाद मौजूद है, मगर हर क्रोमोसोम 2 क्रोमाइड रखता है। स्पाइनल फाइबर का जाल टूट कर गायब हो जाता है। क्रोमोसोम के हर अप्लाइड सेट के गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। क्रोमोसोम दोबारा खुलकर क्रोमाटिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस, यानी जानवर के सेल मेम्ब्रेन का दब जाना और पौधे के सेल में नई सेल वॉल का बनाया जाना का अमल है, जिससे नतीजे में 2 डॉटर सेल बनने का अमल मुकम्मल हो जाता है। मियोसिस 1 के बाद दोनों अप्लाइड डॉटर सेल आराम के दौर में दाखिल हो जाते हैं, जिसे इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहते हैं। इंटरफेज 2 माइटोसिस मियोसिस के इंटरफेज से मुख्तलिफ है। यहाँ एस फेज नहीं होता, इसलिए क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन का अमल नहीं होता। मियोसिस 2 ये मियोसिस का दूसरा और माइटोसिस जैसा ही, इसके मजीद मरने पर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इनाफेज 2, टीलोफेज 2 में। ये प्रोफेज 2 का दौरानिया प्रोफेज 1 के मुकाबले में बहुत कम होता है। इस मरने में न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाते हैं, इसमें नहीं होती है। क्रोमाटिन सिकुड़ता है,
सेंट्रियोलर कुतुबैन की तरफ जाकर स्पाइनल फाइबर बनाते हैं। बीटा फेज 2 में क्रोमोसोम काइनेटोकोर स्पाइनल फाइबर के साथ जुड़े होते हैं और अपने आप को सेल के एक्यूटर में तरतीब देते हैं, एक कुतुब में तरतीब देते हैं। इसके बाद है ना फेज 2 का मरला आता है जिसमें सेंट्रोमेयर टूटते हैं, वो सिस्टर क्रोमाटिन अलग होकर दूर खींचते हैं। सिस्टर क्रोमाटिन को अब सिस्टर क्रोमोसोम कहा जाता है, वो मुखालिफ कुतुबैन पर चले जाते हैं। टीलोफेज 2 की पहचान क्रोमोसोम का दोबारा खुल जाना क्रोमाटिन बना देता है। न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाते हैं, सेल दरमियान से दब जाता है, नई सेल वॉल बन जाती है। आखिर 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की अप्लाइड तादाद होती है। क्रोमोसोम शो करते हैं, स्पाइंडल बनते हैं। मेटाफेज प्लेट बनती है, इसमें क्रोमाटिन और सेंट्रोसोम बनते हैं। के बाद मेटा बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। हर डॉटर से क्रोमोसोम के प्रोडक्ट तादाद आ जाती है। क्या मेज टूटते हैं, क्रोमोसोम खींचे जाते हैं। ये देखिए दूसरी साइड पर जा रहे होते हैं, ये साइड पे चल जाता है और ये इस साइड पे चले जाता है। यहाँ से ये साइड पर जा रहा है और ये इस साइड पर जा रहा है। मीटोसिस, ये पहला मरला है। ये फिर स्पाइनल फाइबर होते हैं, ये फिर इस तरह ये दूर जाते रहते हैं। ये फिर ये ना फिर में ये थोड़े ज़्यादा दूर हो जाते हैं, ये होते हैं। फिर ये आस्ता आस्ता इधर जाके ये इधर हो जाता है, ये साइड पर जा रहा है और ये इस साइड पर जा रहा है। फिर ये आगे ये बन जाते हैं दो हिस्सों में हमारे। इसके बाद ये डॉटर सेल 2 बन जाते हैं, ये 2 हिस्से बन जाते हैं। मियोसिस की अहमियत क्या है? प्रोकैरियोट्स में मियोसिस नहीं होती, वो बाइनरी फिशन के लिए एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। 1980 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वीलमैन ने रिप्रोडक्शन और विरासत में मियोसिस की अहमियत बयान की। इसने बताया अगली नस्लों में क्रोमोसोम की तादाद कम स्थिर रखने तगीर में लाने के लिए मियोसिस लाजमी है। अगली नस्ल में क्रोमोसोम की तादाद मुश्किल रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस लाजमी है। इंसान में डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल यानी जर्म लाइन सेल मियोसिस के जरिए अप्लाइड गैमेटिस बनाते हैं। नर और मादा गैमेटिस मिलकर डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनाते हैं, जिसमें बार बार माइटोसिस होती है। वो एक नए डिप्लॉइड इंसान में मुंह पा जाता है। बहुत से अप्लाइड फंजाई प्रोटोन माइटोसिस से अप्लाइड गैमेट्स बनाते हैं। पौधों के लाइफ साइकिल में नस्लों का तबादला यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। डिप्लॉइड स्पोरफाइट जनरेशन के सेल मियोसिस करते हैं और अप्लाइड स्पोर बनाते हैं, जो ग्रोथ के बाद अप्लाइड गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। ये जनरेशन माइटोसिस से अप्लाइड गैमेटस बनाती है। गैमेटस से मिलने से डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनते हैं, जो माइटोसिस के दिन नए डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में मुंह पा जाते हैं। अगली नस्ल में तगैयर पैदा कर रहा। मियोसिस के दोनों आर्क पेरेंट के क्रोमोसोम से जोड़े क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं। इसलिए डॉटर सेल यानी गैमेटिस में विरासती तब्दीलियां तगैयर आती हैं। जब गैमेट्स मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं तो इसका जेनेटिक मेकअप दोनों वालिदैन से मुख्तलिफ होता है। इस तरह मियोसिस स्पीशीज को अगली नस्ल में विरासती तगैयर पैदा करने का मौका फराहम करती है। बेहतर तगैयर स्पीशीज को माहौल में तब्दीलियों से मुताबिक पैदा
करने में मदद देते हैं। मियोसिस में गलतियाँ, एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं और मुखालिफ कुतुबैन की तरफ जाते हैं, जबकि इनाफेज के दौरान सिस्टर क्रोमाइट अलग अलग हो जाते हैं। इसको डी जंक्शन कहते हैं। बाद औक़ात की अलग नॉर्मल नहीं होती और इसे नॉन डिजेक्शन कहा जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है ऐसे गैमेट बन जाते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा कम हो जाती है। अगर ऐसा एबनॉर्मल गैमेट दूसरे नॉर्मल गैमेटों से मिलता है तो नई नस्ल में क्रोमोस की तादाद एबनॉर्मल हो जाती है। मिसाल को इंसान में 45 या 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस का मुवाजना, मियोसिस 2 तो माइटोसिस जैसी है, जबकि मियोसिस 1 इन दोनों सेल डिवीजन में फर्क की जिम्मेदार है। दरअसल चार्ट में माइटोसिस और मियोसिस में अहम फर्क बयान किए गए हैं। ये मियोसिस है, ये माइटोसिस है। उमूमन लोग क्रोमोसोम जोड़े नहीं बनाते, इसमें जोड़े नहीं बनाते और इसमें क्रोमोसोम के जोड़े बनाना होमोलोगस क्रोमोसोम का ध्यान क्रॉसिंग होती है। मेटाफेज प्लेट बनाने के लिए अकेला क्रोमोसोम तरतीब देते हैं। होमोलोगस में जोड़े तरतीब प्रोग्राम मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। देखिए आगे इनफरादी क्रोमोसोम कुतुबैन की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्रोमोसोम टूटते हैं और इनफरादी क्रोमाइड कुतुबैन की तरफ खींचे चले जाते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम की अप्लाइड तादाद होती है और क्रोमोसोम में क्रोमाइटन रखता है। डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम की डिप्लॉइड तादाद होती है और क्रोमोसोम में एक क्रोमाइट रखता है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की मौत के दो अमूल हैं। एपोप्टोसिस इन अमाल में से है जिनमें सेल की मौत प्रोग्राम के मुताबिक होती है। ये सेल खत्म किस तरह होता है। एपोप्टोसिस के दौरान सेल सिकुड़ जाता है और एंजाइम की मदद से साइटोस्केलेटन टूटने की वजह से गोल हो जाता है। इसका क्रोमाटन सिकुड़ जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। इस तरह न्यूक्लियस के क्रोमाटन बॉडी बनकर बिखर जाता है। सेल में मेम्ब्रेन बेकायदा बुड बनाती है जिन्हें ब्लब्स कहते हैं। ब्लब सेल से टूटती है। इन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज एपोप्टोटिक बॉडीज कहा जाता है। इन एपोप्टोटिक बॉडीज को दूसरे सेल फैगोसाइटोसिस करके खा देते हैं। एपोप्टोसिस इस वक्त हो सकती है जब सेल तपा चुका हो या तनाव का शिकार हो। एपोप्टोसिस तबाहशुदा सेल को खत्म करती है ताकि ऐसा सेल मजीद खुराक इस्तेमाल न कर सके या इन्फेक्शन फैलने से बचाती है। जंदार की डेवलपमेंट के दौरान भी एपोप्टोसिस फायदेमंद होती है। मिसाल के तौर पर हाथों और पाँव की उंगलियां बनने के दौरान उंगलियों के दौरान मौजूद सेल एपोप्टोसिस से गुजरती हैं, उंगलियां अलग होती हैं। एक बालग इंसान में रोजाना 50 से 70 अरब सेल एपोप्टोसिस से मरते हैं। नेक्रोसिस, सेल और जिंदा टिश्यू की अफाती मौत को नेक्रोसिस कहते हैं। ये अमल एपोप्टोसिस की निस्बत इतना बाकायदा नहीं होता। नेक्रोसिस की वजूहत होती है, मसलन जख्म, इन्फेक्शन, कैंसर वगैरह। नेक्रोसिस इस वक्त हो सकता है जबकि सेल को ऑक्सीजन की कमी वाला यानी हाइपोक्सिक मौत दिया जाए। नेक्रोसिस के दौरान सेल के लाइसोसोम से खास एंजाइम लेते हैं। ये एंजाइम सेल के हिस्सों को तोड़ते हैं और सेल से बाहर खारिज होकर आसपास के सेल को भी तोड़ते हैं। ऐसे सेल जो नेक्रोसिस से मर जाते हैं वो भी नुकसानदेह केमिकल खारिज कर सकते हैं जो दूसरे सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी जख्म की मुनासिब देखभाल न करने से वहां भी नेक्रोसिस हो सकती है।
जिस्म के कुछ हिस्सों में मकड़ी के काटने से भी नेक्रोसिस हो सकती है।